हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पे स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे भावी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपने सारे काम आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके आपसे अपने घरों से कीजिए, ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए, पर अपने घरों से कीजिए। अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को, सभी को सुरक्षित रखिए, उन्हें सुरक्षित रहने के लिए सजेशन दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी क्लासेस डेली रहती थी, हम 3 बजे क्लासेस दिन में लेते थे, तो बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट आते थे कि मैम हम क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो हम लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, तो नहीं समझ में आता हमें कॉन्सेप्ट क्लास। तो हमने सारे मैसेज देखे कमेंट में जो भी हमको मिले थे, तो उन सबको देखते हुए हमने डिसीजन लिया कि क्लासेस डेली आपको हम रात में 9 बजे आपको डेली क्लासेस दिया करेंगे, ताकि हमारे जितने भावी शिक्षक भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, कोई ऑफिस वर्क भी कर रहा है, साथ साथ कोई होमवर्क अपना घर का भी कार्य कर रहा है, जो गृहिणी है, तो उन मैं चाहती हूँ कि इतने समय से सभी फुर्सत में होते हैं, तो अपनी क्लासेस को इंजॉय करें। क्या करें? इंजॉय करें। तो मैं चाहती हूँ कि इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई, अपना काम, अपना जो ऑफिस वर्क है, इसके साथ अपनी तैयारी भी बरकरार रखें और अपना काम भी बरकरार रखें। तो इसी सब को देखते हुए मैंने 9 बजे का डिसीजन लिया कि 9 बजे डेली क्लासेस आपकी मिलेगी यहाँ पर। तो आप सब शेयर कीजिए और खुद भी लाइव रहिए क्लास के अंत तक, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी थ्योरी होने वाली है, मेरा मतलब ये नहीं, मैं तो चाहूँ तो एमसीक्यू भी लेके आपके पास यहाँ पर आ जाऊँ, बट यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, इसके बाद हम बाद हम क्या पढ़ने वाले, एमसीक्यू पढ़ने वाले। तो आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप एमसीक्यू अपने आप कर लेंगे, हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देख लीजिए, खुद भी देख लीजिए, जैसे हम एमसीक्यू करवाएंगे, आपने जितनी थ्योरी पढ़ी है, जीन पियाजे, बाइगोस्की जी की, फ्रायड जी की, तो इनके बाद जैसे हम क्वेश्चन करवाएंगे एमसीक्यू, आप तुरंत आंसर करोगे, आपको दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, आज थ्योरी देख लेते हैं, ज़्यादा बातें करते हुए ना हुए। तो यहाँ पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोहलबर्ग जी की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डेली क्लासेस मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। यूट्यूब पे दी हुई लिंक है टेलीग्राम की, तो आप लिंक ज्वाइन कीजिए, और इसमें डेली वीडियोस अपलोड कर दिए जाते हैं जहाँ यहाँ पर क्लासेस होती हैं, और उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी जाती है। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए। तो चलिए, आज हम डेवलपमेंट पढ़ने वाले, विकास नैतिक सिद्धांत पढ़ने वाले कोहलबर्ग जी की। मेरा छोटा सा संदेश है आप सबके लिए कि अगर आप तक तैयारी अपने स्टार्ट नहीं की है तो आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, और मैं तो आपके साथ प्रतिबद्ध हूँ ही तैयारी करने के लिए, आपके साथ करवाने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने सेशन की ओर। बोर मत होइएगा, थोड़ा आज मेरी तबीयत भी सही नहीं, इसलिए मैंने कैमरे पे नहीं आई हूँ, तबीयत सही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि क्लासेस आपकी बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, ये सबको देखते हुए मैंने क्लासेस तब भी आपका ज्वाइन किया है। चलिए तो देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले, मोरलिटी, नैतिक विकास सिद्धांत जो है कोहलबर्ग जी का। तो इन्होंने किस पे फोकस किया है, मोरलिटी पर फोकस किया। किस पे किया है? मोरलिटी, नैतिकता पर फोकस किया है। एक्चुअली जो ये इनकी थ्योरी है वो जीन पियाजे जी का क्या है, जीन पियाजे जी की थ्योरी को इन्होंने विस्तारित किया है। मोरल सिद्धांत जीन पियाजे जी ने भी दिया है, तो उन्हीं के जो सिद्धांत दिए हुए हैं, उन्हीं के सिद्धांत को इन्होंने आगे बढ़ाया है। कौन? कोहलबर्ग जी ने। तो कोहलबर्ग ने सबसे ज़्यादा फोकस मोरलिटी पर की है। तो इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं इन कोहलबर्ग जी की, फिलॉसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, तो कई सारी इनकी पुस्तकें भी फेमस हुई हैं, बट ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं हम सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आज लिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आप क्लासेस के अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजे करने वाले आज क्लासेस में आप, क्योंकि हमने डायग्राम के तहत लिया ताकि आपको बिल्कुल मन में बैठ जाए, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी आज। बस क्लास के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, और आप सारे फ्रेंड्स को आप यहाँ इन्वाइट कीजिए, सारे फ्रेंड जितने आपके सारे फ्रेंड हैं, भाई बहन जिनके हैं, सबको शेयर कीजिए, सबको झूम के शेयर कीजिए, सबको बुलाइए, सबको बताइए कि फ्री क्लासेस चल रही है, पीडीएफ भी मिल रहा है और कॉन्सेप्ट क्लास मिल रही है आपको, पेड बैचेस की तरह, बिल्कुल ये बिल्कुल पेड बैचेस की तरह हम जो क्लास दे रहे हैं आपको सिर्फ एमसीक्यू नहीं दे रहे हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं और प्लस एमसीक्यू दे रहे हैं। तो आप शेयर कीजिए। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले नैतिक दुविधाएं, जो कोहलबर्ग जी ने अपनी थ्योरी दी है नैतिक विकास सिद्धांत की। तो यहाँ पर कुछ नैतिक जो विकास होते हैं व्यक्ति में, तो उनकी कुछ दुविधाएं होती हैं, तो उन्हीं से संबंधित इन्होंने कुछ कथाएं बताई हैं बच्चों को। तो हम देखते हैं क्या है, नैतिक समस्याओं से संबंधित प्रश्न भी हैं, उत्तर का विश्लेषण भी आपको समझ में आ जाएगा, कोहलबर्ग ने क्या बताया ये भी हम सब कुछ यहाँ पर देखेंगे, क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो आप हम ये भी समझेंगे क्या क्या प्रश्न इस थ्योरी से बनते हैं, किस तरह आपको विश्लेषण करना है, क्या क्या बताया इन्होंने, सब कुछ देखेंगे हम यहाँ पर। इन्होंने मुख्य रूप से क्या बताया है, 3 स्तर बताए हैं जो यहाँ पर नैतिक विकास के दौरान होता है, हर एक व्यक्ति में होता है, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति में नहीं होता, हर एक व्यक्ति में होता है। तो उन्होंने कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। उन 3 स्तरों में अलग अलग स्तरों की अलग अलग क्या होती है, रीजनिंग होती है। छोटा बच्चा अलग सोचता है, उसके बाद थोड़ा और आगे जाएगा तो अलग सोचने लगेगा। तो इस तरह से उनके 3 मुख्य स्तर बताए हुए हैं, और उन 3 मुख्य स्तरों के हर एक स्तर के कितने 2-2 अवस्थाएं हैं। प्रत्येक मुख्य स्तर के जो लेवल बताए हुए हैं उनकी
स्टेजेस बताए हुए, हर एक लेवल के दो दो स्टेजेस हैं। तो हम पहला देख लेते हैं, यहाँ पर ये पहला का है, 2 है, फिर दूसरा का भी 2 उन्होंने बताया है स्टेज, तीसरे लेवल का भी उन्होंने 2 स्टेजेस बताया है। तो हम यहाँ पर कुछ देखने वाले, चलिए देखते हैं। इन्होंने एक कथा है कोहलबर्ग जी की, जो कौन सी फेमस हुई है, हेंज की दुविधा। क्या है हेंज की दुविधा, आज हम चलिए जानते हैं। यहाँ पर ये हेंज है, ये कौन है, हेंज है। तो इन्हों की हेंज डिलेमा, हेंज की जो दुविधा होती है, ये यूरोप के व्यक्ति होते हैं। इनके बीबी को क्या हो गया था, कैंसर हो गया था। ये इनकी बीबी लेटी हुई है, ये हेंज ही हैं, तो इनको बीबी को कैंसर हो गया था। ये डॉक्टर आए हुए हैं, तो ये इनकी बीबी को जब कैंसर हो जाता है तो ये दुविधा में पड़े रहते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पर हम थोड़ा स्टोरी जान लेते हैं कि एक्चुअली हेंज की दुविधा है क्या, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बनते हैं। क्या बनते हैं, हेंज की दुविधा से रिलेटिव डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि इस उम्र में बच्चा क्या करता है। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, जैसे स्टेजेस पढ़ेंगे वैसे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी कैसे क्वेश्चन आपके यहाँ से उठते हैं। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि हेंज की दुविधा जो होता है, तो ये है क्या चीज़, क्योंकि हेंज डिलेमा आपने बहुत सारी जहाँ भी कोहलबर्ग जी की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको ये सब जरूर मिला होगा। तो यहाँ पर जो इनकी बीबी को कैंसर हो गया था, तो ये गए डॉक्टर को बुलाने, डॉक्टर को लेकर के आए। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीबी ठीक हो सकती है, बट उसके लिए आपको मेडिसिन लानी पड़ेगी। तो बोले ठीक है, हम जा रहे हैं मेडिसिन लेने। तो इन्होंने कहा कि मेडिसिन लेने जैसे ही गए तो मेडिकल पर गए, तो मेडिकल वाले ने कहा कि सिर्फ एक ही मेडिकल था जहाँ पर इन्होंने गए थे, तो वहाँ पर एक ही मेडिकल था। मेडिकल वाले ने कहा कि आपको हम दवाई तो दे देंगे, बट ये बहुत रेट की है। तो पूछे कितने की है, तो बताया 2 लाख की है, समथिंग 2 लाख की है। लेकिन इनके पास थे कितने, 1 लाख रुपए टोटल पैसे थे। अब ये क्या करते हैं, आप आराम से थ्योरी समझेंगे ना, तो आपको आराम से समझ में आया कि हेंज की दुविधा क्या चीज़ है। आपको आज के बाद कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या चीज़ है, ये शब्द क्या है। तो यहाँ पर बात होती है कि फिर ये जैसे मेडिकल वाले से मांगे, मेडिकल वाले ने मना कर दिया, बोला कि नहीं हम 2 लाख में ही देंगे, 1 लाख में नहीं आएगा। तो बोले अब क्या करूँ, पैसे तो मेरे पास 1 ही लाख रुपए है, अब क्या करूँ। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे मेडिकल वाला, टाइम तो 12 बज रहे थे रात में, तो जैसे मेडिकल वाला घर चला गया, वापस अपने घर चला गया बंद करके शॉप को, तो इन्होंने क्या किया कि मेडिकल वाले के यहाँ से चोरी कर ली वो दवाई। क्या कर ली, चोरी कर ली दवाई। तो अब ये चोरी कर ली इन्हीं स्टोरी को, क्योंकि कोहलबर्ग जी ने बच्चों को कई सारी स्टोरी सुनाई। इन स्टोरी में एक स्टोरी ये भी थी कि इस तरह हेंज ने किया, तो क्या वो सही किया। फिर कोहलबर्ग जी ने क्या किया, बच्चों से वही क्वेश्चन पूछे कि क्या जो हेंज ने किया क्या वो सही था या गलत था। यही क्वेश्चन बच्चों से, हर एक एज वाले बच्चों से पूछते जाते हैं, और वह जो उनको जवाब मिलता है उन्हीं की बात यहाँ पर उन्होंने किया है। तो चलिए देखते हैं क्या मुख्य एजों में क्या क्या है, मेन क्या क्या है, हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है यहाँ पर, प्री कन्वेंशियल स्टेज, नैतिकता का ये पहला स्तर है। कौन सा है, पूर्व स्तर है ये। यहाँ पर ये लेवल है, ये पहला लेवल है। इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहला होता है दंड एवं आज्ञाकारिता। कौन सी होती है, दंड एवं आज्ञाकारिता होती है। फिर दूसरी कौन सी होती है, साधनात्मक सापेक्षवादी। इसको स्वार्थी भी कहा गया है, इसको क्या कहा गया है, स्वार्थी भी कहा गया है। अब पहले वाले की जब बात की गई, दंड एवं आज्ञाकारिता की जब बात होती है, इसमें बच्चा कौन सी एज का होता है, 3 से 6 साल का बच्चा होता है। तो यहाँ पर बच्चा एक्चुअली करता क्या है कि यहाँ पर बच्चा बड़े की बात मानता, सोचता कि नहीं अगर पापा मम्मी की बात नहीं मानूंगा तो मम्मी पक्का पिटाई करेंगी हमारी। तो यहाँ पर वो सिर्फ डर के कारण जो भी काम करता है वो पनिश के कारण करता है कि हमें कहीं पनिशमेंट ना मिल जाए, तो इसलिए सारा काम ये इसे बड़ों को दिखाने के लिए करता है कि कहीं अगर मैंने काम ये नहीं किया, रॉन्ग कर दिया काम, तो ये हमें क्या पिटाई होने वाली है हमारी। तो 3 से 6 साल की उम्र में बच्चा ये सोचता है। तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटी करता है बच्चा, तो एक्चुअली होता क्या है कि जो एक्टिविटी करेगा वो सब कुछ जितनी भी करेगा वो सब कुछ डर के कारण करता है। तो जो दंड हो गया कि दंड के कारण कर रहा है, आज्ञा कर, जो भी आज्ञा का पालन कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, वो पनिश के कारण कर रहा है, कहीं ना कहीं वो डर के कारण कर रहा है। हमारा दूसरा जो यहाँ पर स्टेज है, यहाँ पर जो हमारी ये स्टेज है, तो यहाँ स्टेज में 2 बताई हुई हैं, दंड एवं आज्ञा। तो दूसरा क्या है हमारा, साधनात्मक सापेक्षवादी स्वार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं साधनात्मक सापेक्षवादी स्वार्थी क्यों कहा गया है इसको। यहाँ पर एक्चुअली बच्चे की एज होती है 6 से 9 वर्ष होती है बच्चे की एज। इस दौरान बच्चा क्या करता है कि यहाँ पर स्वार्थी क्यों होता है। अब बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें 1 टॉफी देता हूँ तो तुम मुझे 2 टॉफी दोगी। जो भी काम करता है स्वार्थीपन के कारण करता, अदला बदली का। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट अब एक शब्द याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं कि दंड एवं आज्ञाकारिता में बच्चा कौन सी एक्टिविटी करता है, या तो फिर क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि बच्चा अपने से बड़ों का जब सम्मान करता है तो इनमें से कौन सी स्टेटस के अंतर्गत ये आता है। बच्चा अपनों से बड़ों से डर रहा है या आगे का पालन कर रहा है, तो ये कौन से स्टेजेस में आता है। तो आप क्या बताओगे, दंड एवं आज्ञाकारिता बताओगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा साधनात्मक सापेक्षवादी स्वार्थी। बच्चे में स्वार्थीपन का भाव है, वो अदला बदली का कर रहा है काम, तो ये किस एज पर आता है। तो आप क्या बताओगे, साधनात्मक सापेक्षवादी 6 से 9 वर्ष। ये सेकेंड, जो पहली जो लेवल जो होता है इसकी पहले लेवल की
ये दूसरी अवस्था है ये। तो हम यहाँ पर दो चीज़ देखें। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये 6 से 9 वर्ष की एज होती है जो बच्चा एक्टिविटी करता है अदला बदली का। यहाँ पर आपको पिक के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पर बच्चा पहले वाले में क्या कर रहा है, आप ही कुछ मन में बिठा लीजिएगा। पहले वाले में क्या कर रहा है, डर के कारण होमवर्क कर रहा है कि कहीं मम्मा हमें जोरों से पिटाई ना कर दे, इसलिए होमवर्क कर रहा है। अब सेकंड में क्या कर रही है, ये गिफ्ट लेके आई पापा के लिए, आंख बंद करके दिखा रही कि पापा मैंने आपके लिए कुछ लेके आया, ये इसलिए दे रही कि पापा भी मुझे नेक्स्ट और भी बड़ा इससे गिफ्ट देंगे। तो यहाँ पर अदला बदली का भाव हो रहा है। यहाँ पर पनिशमेंट, यहाँ पर अदला बदली, यहाँ पर अदला बदली। दो शब्द आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, तो आपको बिल्कुल ये थ्योरी नहीं, क्योंकि ज़्यादा कुछ थ्योरी में है नहीं, बट यही कॉन्सेप्ट है आपको कि जो आप एक एक वर्ड ध्यान में रखोगे तो आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा और आप डायरेक्ट आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पर दो टर्म्स है, एक पहला है आपका, पहले वाले में आपका क्या हो जाएगा, आपका डर हो जाएगा, दंड हो जाएगा, दूसरे वाले में अदला बदली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। आज आप शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आज एमसीक्यू नहीं है तो आप आंसर के लिए तो मैं नहीं कह सकती, बट आपको शेयर करने के लिए बिल्कुल कह रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए यहाँ पर, ठीक है। एक घर दो घर नहीं, घर के कोने कोने पर जहाँ भी जो भी है, अगर वो घर में लॉकडाउन की वजह से कोई गाँव में फंसा हो, कोई कहीं फंसा हो, तो आप हर किसी को शेयर कीजिए और हर किसी की तैयारी को एकदम कड़ी मेहनत से तैयारी करवाइए उनकी, ताकि वो भी निकल सके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर, नैतिकता का ये द्वितीय स्तर है। कौन सा, नैतिकता का द्वितीय स्तर, लेवल ऑफ कन्वेंशियल स्टेज है। नैतिकता का परंपरागत स्तर है। कौन सा, वो पूर्व परंपरागत था, ये क्या है, ये परंपरागत स्तर है। तो यहाँ पर क्या होता है, उत्तम लड़का और अच्छी लड़की, ये तो हर एक बार क्वेश्चन बनते, इससे हर एक बार क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की से क्वेश्चन हर बार बनते हैं कि ये कौन सी एजेस में होता है और क्यों करता है ये बच्चा, कि अच्छा लड़की अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की आदत उनमें क्यों विकसित होती है। तो वो कहीं ना कहीं इसलिए करते हैं क्योंकि अच्छा लड़का हम बनेंगे तो क्या करेंगे कि वो सोचेंगे कि नहीं हम ऐसा काम करेंगे तो हमारे पापा क्या होंगे, खुश होंगे, और पापा को हमारे बड़ा माना जाए कि नहीं इनका बच्चा पढ़ने में अच्छा। यहाँ पर उत्तम लड़का उत्तम लड़की इसीलिए बन रहा है वो, कि इस कारण वो काम करने लगते हैं कि समाज में जैसे कुछ प्रशंसनीय लोग भी होते हैं कि यार तुम्हारा बेटा तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, उसके 98 आ रहे हैं, उसके 88 आ रहे हैं, तो वहाँ पर पापा क्या होते हैं, खुश होते हैं कि वाह मेरा बेटा तो अच्छा परसेंटेज लेके आया। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो भी कार्य करता है यहाँ पर अच्छा बनने की जो कोशिश, लड़की बनने की कोशिश करती है, लड़का बनने की कोशिश करती है, तो अपने पेरेंट्स को देख करके कि नहीं अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरे पापा मम्मी को क्या करेंगे लोग, मेरे पापा मम्मी को बहुत ही ज़्यादा बोलेंगे कि बहुत अच्छा लड़का है। तो उसको बच्चे को क्या होती है, खुशी होती है। अगर ऐसा उसको प्रशंसा मिलता है बाहर से, तो पापा आएंगे बोलेंगे बेटा तुमको तो ऐसे अंकल बोल रहे थे, तो बेटा क्या करेगा, नहीं बहुत खुश होगा वो। इस कारण से यहाँ पर ये एज क्या होती है इसकी, 9 से 12 वर्ष होती है अच्छा लड़का बनने की या अच्छी लड़की बनने की, कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो पापा मेरे पक्का मुझे अच्छा बोलेंगे, और पापा को भी लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, घुमा फिरा करके नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बिल्कुल यहाँ से रटने की जरूरत नहीं है, रटने वाला बिल्कुल सिस्टम ही नहीं रखा है, आपको शब्दों को लेकर आई ताकि आप इसको शब्दों की पकड़ बनाइए तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। क्या होता है यहाँ पर, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना होता है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, यहाँ पर बच्चा कानूनों को, जो नियम कानून होते हैं उनका पालन करता है, और वो जानता है कि कहीं ऐसा, मैं अगर जैसे कोई काम हो गया, अगर रूल में है, पापा ने कहा है कि तुम्हें सुबह 7 बजे स्कूल जाना है, स्कूल आने के बाद डायरेक्ट घर आना, तुमको बिल्कुल बाहर नहीं जाना है, या फिर उन्होंने स्कूल में कुछ ऐसे रूल बनाए गए हैं कि तुम्हें 10:30 तक ही आना है, इसके बाद स्कूल में नहीं आना है, क्योंकि प्रेयर के बाद आपको स्कूल में उपस्थिति नहीं मिलेगी। तो ये क्या करता है, वो रूल को फॉलो करता है। बच्चा क्या करता है, जो उसको ऐसा लगता है कहीं सामाजिक व्यवस्था को मेरे कारण बिगड़ ना जाए, तो उसकी जो होगी इंसर्ट होगी उस समाज में होगी, घर पर होगी, घर पर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो घर पर होगी, अगर ये समाज पर कर रहा है तो समाज पर होगी। तो ये सारी एक्टिविटी जो भी करता है तो नियम कानून को बनाए रखने के लिए करता है, कहीं नियम कानून मेरे कारण बिगड़ ना जाए, तो वो ये सारे कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एज क्या होती है, 12 से 18 वर्ष होती है। कौन सी एज होती है उसकी, 12 से 18 वर्ष होती है। तो ये हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं पिक के माध्यम से कि यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, ये अच्छा, ये होमवर्क कर रहा है कि मैं अच्छा होमवर्क करूंगा, मेरे पापा मुझे बहुत शाबाशी देंगे। मेरे अगर सर देखेंगे तो सर बोलेंगे नहीं सारी टेबल आती है बच्चे को, तो पापा को मेरे को जाकर के बताएंगे तो पापा बहुत खुश होंगे। तो ये सारी एक्टिविटी जो कर रहा है बच्चा यहाँ पर, वो अपने पापा को दिखाने के लिए, समाज पे दिखाने के लिए, स्कूल में अच्छा बनने के लिए, कि मुझे कोई गुड बॉय गुड गर्ल बोले। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, गुड बॉय गुड गर्ल से हर बार क्वेश्चन आता है, हर आप प्रीवियस से क्वेश्चन उठाएंगे, मैं अभी क्वेश्चन कराने वाली हूँ प्रीवियस ईयर का, तो आपको हर बार ये थ्योरी से यही आंसर डायरेक्ट मिलेगा। गुड बॉय गुड गर्ल से तो हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको बाहर से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है,
सामाजिक व्यवस्था देख लीजिए, लॉकडाउन लगा हुआ, जैसे मास्क की जरूरी है लगाना, है ना, तो कोरोना का जैसे कहर चल रहा है, डर लगा है, तो ये सारे लोग क्या किए हुए हैं, रूल को फॉलो किए हुए हैं, अपने रूल को किसी ने नहीं तोड़ा है। तो यहाँ पर आप दोनों चीज़ों को देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं पिक के माध्यम से, तो आपको भूलेगा नहीं। ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की के काम ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, और नेक्स्ट ये कर रहा है, सामाजिक व्यवस्था को सारी लड़कियाँ फॉलो कर रही हैं, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं समाज पे वो सबको फॉलो कर रही हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट है नैतिकता का पश्च परंपरागत स्तर। कौन सा है, नैतिकता का परंपरागत स्तर, लेवल ऑफ प्री कन्वेंशियल स्टेज है यहाँ पर। 18 वर्ष से कौन सी आगे होती है, 18 वर्ष से जो एज होती है ये 18 वर्ष से आगे की एज होती है। इसमें दो होते हैं, इसके अंतर्गत दो आते हैं, कौन कौन से आते हैं, एक सामाजिक अनुबंध आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आता है, दूसरा क्या आता है, सार्वत्रिक नीति पर यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है। यहाँ पर दो, इस एजेस में दो टाइप के आते हैं, जो स्टेजेस आते हैं इस लेवल में, दो टाइप के स्टेजेस आते हैं। कौन कौन से आते हैं, पहला सामाजिक अनुबंध आता है, दूसरा कौन सा आता है, सार्वत्रिक नीतिपरक आता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है। ये सोशल और कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत बच्चा क्या करता है कि इसमें बच्चे को अब जो समाज में नियम बनाए जाते हैं, कानून बना, उसका आदर करता है, उसका पालन करता है, तरीके से पालन करता है बच्चा। और इसके बाद वो क्या करता है कि जो सामाजिक रूप से सही प्रतीत होता है उसको, और सही और गलत का निर्णय भी वो संवैधानिक रूप से लेता है, कि जो संवैधानिक रूप से सही होता है उसी का निर्णय लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो चाहे उसका मन कुछ भी कहता रहे, उसका मन अगर लगता रहे नहीं यार मैं काश ऐसा नहीं किया होता, फिर भी वो काम करता है क्योंकि समाज के लिए सही होता है, तो उसे लगता है कि नहीं ये मैं ऐसा ही काम मुझे करना चाहिए क्योंकि समाज के लिए सही है। तो सही गलत का जो निर्णय लेता है वो समाज को भी देख करके लेता है यहाँ पर सामाजिक, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत वो आ भी जाता है बच्चा, और उस समाज के अंतर्गत वो निर्णय लेने लगता है, कहीं कि ऐसा सोचता है कहीं समाज पे ये हमारी छवि बिगड़ना चाहिए, हमारे पेरेंट्स की छवि बिगड़ना चाहिए, सोशल के अनुसार वो कार्य करता है अपना। नेक्स्ट है यहाँ पर सार्वत्रिक नीति परक। यहाँ पर जो सार्वत्रिक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यहाँ पर जो व्यक्ति काम करता है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति काम करेगा जो एकदम बिल्कुल फिक्स होगा वही होना चाहिए ट्रूथ, मतलब कि यहाँ पर किसी दबाव के, यहाँ पर जो नैतिक व्यवस्था की यहाँ पर विकास होता है, यहाँ पर जिस व्यक्ति किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर, तो यहाँ पर जो विकास होता है यहाँ पर किसी के दबाव का नहीं रहता, यहाँ पर ना किसी के पनिश का डर रहता है, यहाँ पर ना किसी का आदर, मतलब यहाँ पर जो भी काम करता है जो एकदम बिल्कुल परफेक्ट होना ही चाहिए वही काम करेगा। जैसे कि अगर कुछ कानून बनते हैं तो कानून किसी के दबाव में नहीं आते हैं, उसी तरह से ये सार्वत्रिक नीतिपरक नहीं होने, जैसे कि क्या सूर्य पूर्व से उगता है, क्या सूर्य पूर्व से उगता है, ये चाहे धरती इधर की उधर हो जाए पूर्व से ही उगेगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो एकदम बिल्कुल ट्रूथ होती हैं, बदलने वाली नहीं होती, हमारे आपके कहने से ये बदलेगी नहीं। तो यहाँ पर हमने ये थ्योरी देखी, और यहाँ पर देख लीजिए पिक के माध्यम से आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने इमेज लिया है कि यहाँ पर कह रहा है इंटरनेशनल यस या नो, मतलब जानते हुए भी वो सही गलत का, ये सामाजिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो आता है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर वो यस या नो का मतलब जानते हैं कि यह रूल है हमारा, इसको फॉलो करना चाहिए, और सही गलत का निर्णय इसके मतलब वो ले भी सकते हैं, और वो जबरदस्ती से कभी कभी ले भी लेते हैं। ठीक है कि नहीं, कहीं पापा को गुस्सा ना हो जाए तो वो भी निर्णय अपने पापा के ऊपर से डिपेंड हो करके कि नहीं पापा कहीं गुस्सा ना होगा तो हम यही काम करेंगे, हम अपने मन का ज़्यादा काम नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे क्या होते हैं कि नहीं, अगर जो प्रजातांत्रिक रूप सही नहीं है वो काम हमें नहीं करना चाहिए, मतलब उन आभास हो जाता बट कर नहीं पाते वो बच्चे, उनमें आभास होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, बट वो फिर भी वो काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि समाज में आ जाते हैं, सोचते हैं कहीं नहीं समाज में आदर सम्मान ये काम ना हो जाए, इसलिए काम नहीं कर पाते। नेक्स्ट यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रूथ की बात है तो यहाँ पर वो होगा ही होगा करेगा, चाहे आपको कुछ भी हो, मतलब अगर वो ट्रूथ है तो वही काम करेगा, वो किसी के दबाव में आकर काम नहीं करता वो। चलिए हम आज की थ्योरी हमारी इतनी थी, हम देख ले थोड़ा शॉर्ट में इसको देख लेते तो आपको ज़्यादा डिटेल से समझ आएगा। ठीक है, कोहलबर्ग जी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं हम। बात यह है कि कोहलबर्ग जी ने जो नैतिक सिद्धांत कहानियाँ बताई बच्चे इनके पास थे, तो इन्होंने बच्चों को खूब सारी इन्होंने स्टोरी सुनाई। उन स्टोरी में एक हैंज की दुविधा के नाम की एक स्टोरी सुनाई इन्होंने, काफ़ी फेमस भी हुई है हैंज की दुविधा स्टोरी जो है ये। तो इनमें से बच्चे से जानना ये चाहते थे कि किस एज का बच्चा क्या सोचता है, अपने मन में क्या लाता है। तो ये 3 जो स्टेजेस बताए गए हैं, इन 3 के जो 6 स्तर आते हैं इसके अंतर्गत, जो अवस्थाएं आती हैं 6, तो इनमें जो कोहलबर्ग जी जानना चाहते थे कि इस एज का बच्चा क्या सोचता है। कि इन्होंने कुछ क्वेश्चन किया बच्चों से कि जो हैंज ने किया
जो अपनी स्टोरी में हैंज ने किया, लॉक को तोड़ करके मेडिकल से उसने दवाई चुराई, तो क्या उसने सही किया था या गलत किया था, उसे पनिश मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो इतने स्तर के बच्चे हैं, तो पहले स्तर के बच्चे ने बताया नहीं, हैंज को ये काम नहीं करना चाहिए, हैंज ने गलत किया, उसे पनिश मिलना चाहिए पहले, क्योंकि बच्चे को अपन क्या बताते, सबसे पहले क्या बताते हैं कि नहीं बेटा चोरी नहीं करना, चोरी करना गलत बात है। पहले एज पर जब बच्चा आता है तो हम उसे क्या बताते हैं, चोरी करना गलत बात है। तो वो अपने हिसाब से जो उसके मम्मी पापा ने उन्हें बता रखा है वही बच्चा कहता है, क्या कहता है कि चोरी करना गलत है, उसे पनिश मिलना चाहिए। जब सेकेंड एज पर बच्चा आता है तो उससे पूछते हैं कि क्या उसने किया, हैंड्स ने जो किया तो क्या वो सही था, तो बच्चा कहता है नहीं ठीक किया, क्योंकि उसे मेडिकल वाला दे नहीं रहा था उसे दवाई, तो वो ठीक किया है। तो जब सेकेंड एज का बच्चा आया तो इस तरह से अपना वो आंसर किया। तो जब यहाँ थर्ड एज में जब बच्चा आया तो कहा कि नहीं, यहाँ पर जो हैंड्स ने किया क्या वो सही था क्या नहीं था, मतलब नैतिकता को रखते हुए उन्होंने कोहलबर्ग जी ने पूछा कि क्या बच्चा सोचता क्या, नैतिक नियम जो इसके विकास होते हैं इसके मन के अंदर, तो ये क्या सोचने लगता है। तो इस एज के बच्चे तो उन्होंने जानने की कोशिश की। तो थर्ड एज का जो बच्चा था उसने रिप्लाई किया कि उसने जो किया है तो उसको वो सही नहीं किया है, क्योंकि अब समाज के लिए ये गलत है, समाज में चोरी करना गलत है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो तो किया ही है, ठीक है। अब फोर्थ क्या कहता है यहाँ पर, फोर्थ कहता है कि यहाँ यूनिवर्सल की बात की गई है कि भाई देखो उसको ज़रूरत थी तो उसने चोरी की, अब जानबूझ के तो उसने किए नहीं क्योंकि उसको ज़रूरत थी। तो यूनिवर्सल की जब बात होगी यहाँ पर, यूनिवर्सल में क्या आएगा कि नहीं उसको ज़रूरत थी इसलिए उसने सही काम किया है। तो यहाँ पर हर स्टेज में कोहलबर्ग जी ने क्या किया है, थ्योरी को समझाया है, इस थ्योरी के माध्यम से इस स्टोरी को समझाया कि इस एज के बच्चे इस तरह से डेवलप, इनके अंदर मोरल डेवलपमेंट का विकास होता है। तो इस तरह से इनकी थ्योरी थी, काफ़ी आसान है, आपको क्वेश्चन में इसका करवाऊंगी। अब हमने थ्योरी जीन पियाजे जी की थ्योरी पढ़ ली है, वाइगोत्स्की जी की पढ़ ली है, कोहलबर्ग जी की थ्योरी पढ़ ली है। आपको कुछ भी नहीं आना है इसमें से, डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैंने जो स्टेप्स लिए हैं दांडे में आगे करते ये क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट आपका, आप अदला बदली से बनता है, जिसमें बच्चा क्या करता है कि नहीं पापा मुझे चॉकलेट देंगे, मैं पापा को चॉकलेट दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक गुड बॉय गुड गर्ल को तो आपको छोड़ना ही नहीं है क्वेश्चन, गुड बॉय से गुड गर्ल से हमेशा आपको क्वेश्चन बनते हैं। मैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊंगी आपको, तीनों जीन पियाजे जी से क्वेश्चन लेकर आऊंगी और कोहलबर्ग जी वाइगोत्स्की जी के, तीनों एक साथ थ्योरी से मैं एमसीक्यू लेकर आऊंगी। आप सब इसे करने के लिए तैयार रहेगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर के, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।